हाँ तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ पीछे जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे बोर्ड के अंदर पहली यूनिट के। उनमें कई सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन भी लिखे थे, मैंने आपको 10 क्वेश्चन लिखे थे। उनमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते क्या हैं? बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सर ये होता क्या है? दरअसल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर दोज इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम लाइक एयर, वाटर, सिल्वर एटसेट्रा। दरअसल जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये किसी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं जो उन मीडियम के अकॉर्डिंग हम वहाँ वो वैल्यूज़ यूज़ करने वाले हैं। जैसे अब एयर की अगर हम बात करें तो एयर भी एक ऐसा मीडियम हो सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो कैपिटल के है। अब हमारे पास कुछ ऐसे ही मीडियम है, लेकिन अब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम इन मीडियम में यूज़ करें तो के, आप जानते हैं एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। अगर हम वाटर के लिए के को यूज़ करते हैं तो 81 यूज़ करते हैं। अब सवाल सिल्वर का है, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा सॉलिड मीडियम है जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। और जितनी भी अधिकतर सॉलिड मीडियम होते हैं उनके लिए इस के की वैल्यू को हम इतना लार्ज मानते हैं कि इसकी वैल्यू हम इनफाइनाइट रख देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होते हैं आपके, ये आपने डिफाइन कर लिए हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, एयर, वाटर और सिल्वर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि नॉर्मल ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, जिनके बीच का सेपरेशन 2L होता है। लेकिन डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि इस दोनों चार्जेस के किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के सेपरेशन का प्रोडक्ट। क्या लिखा है मैंने? For electric dipole moment is defined the product of the magnitude of charge and separation between them, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन का प्रोडक्ट। इसको हम कौन सी क्वांटिटी से डिनोट करते हैं? P से। अगर हम इसकी कंडीशन को डिफाइन करें, फॉर्मूले को डिफाइन करें तो P इक्वल क्या होगा? Q इंटू 2L, यानी कि यहाँ चार्ज और सेपरेशन का प्रोडक्ट है। इस बेस पर इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर, क्योंकि चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलाम, और जो लेंथ होता है, सेपरेशन होता है, उसकी यूनिट मीटर। तो इनकी SI यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। हम यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं कि जब आप चार्ज को डिफाइन करेंगे तो चार्ज का डायमेंशनल वैल्यू होता है AT, क्योंकि आप किसी भी क्वांटिटी के अंदर चार्ज सॉल्व करते हैं तो चार्ज को सॉल्व करेंगे आप Q बराबर IT से। अब I क्या है यहाँ पे? करंट, और T क्या है? टाइम। तो इस चार्ज को हम AT लिखेंगे, क्योंकि चार्ज अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता। फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे करंट और टाइम है, इसलिए हम इसको AT के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो जब हम इसको इसके साथ चार्ज के साथ पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है LAT। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बेटा, फ्लक्स क्या होता है? अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम किसी मीडियम में कोई भी चार्ज कंसिडर करते हैं, मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज है, तो हर एक चार्ज का नेचर होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो वो एमिट करेगा, निकालेगा, या वो कैप्चर करेगा। अब अगर मैं एक मान लो कि इस मीडियम में एक पॉजिटिव चार्ज लूँ तो उस पॉजिटिव चार्ज का नेचर क्या होता है कि ये फील्ड लाइंस इसके अंदर से बाहर की तरफ निकलने लगेंगी। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड में है, पॉजिटिव चार्ज के बाहर की तरफ होगी। अगर मैं इसके अपोजिट दूसरा चार्ज लेता हूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये फील्ड लाइंस आपको इस नेगेटिव चार्ज पर एंटर करती नजर आएंगी इस तरह से। ठीक है। अब अगर मैं इस चार्ज को किसी खुले मीडियम में लेके रहूं, बाहर किसी खुले स्पेस में, तो वहां फील्ड लाइंस तो निकलेंगी, लेकिन कितनी निकलेंगी? उनको किस सरफेस पर कैप्चर कर सकते हैं आप? तो अब होता क्या है कि जब हम किसी ऐसी फील्ड लाइंस की नंबर को काउंट करें, और वो नंबर कहाँ काउंट होंगे? किसी जब सरफेस से जाके टकराएंगी। यानी आप मान लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज है, अब आप चार्ज को किसी बाहर किसी खुले मैदान में या किसी छत पे रखें तो फील्ड लाइंस कहाँ टकराएंगी और कितना पता लगेगा कहाँ टकराएंगी? तो हम ऐसे केस में फ्लक्स काउंट नहीं कर सकते। अगर हम किसी चार्ज को किसी एनक्लोज रीजन लाइक किसी कमरे के अंदर, या मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में आप बैठे हैं, वहाँ चार्ज रख लीजिए, तो वहाँ से क्या होगा कि फील्ड लाइंस वो धीरे धीरे करके चारों तरफ निकलेंगी और उन कमरे की चारों दीवारों से टकराएंगी। तो वहाँ उनका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एनक्लोज सरफेस
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है किसी सरफेस के लिए कि एनक्लोज सरफेस पर जितनी भी फील्ड लाइंस पास होंगी वो उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। और साथ ही हम इसे डिनोट करते हैं फाई ई से, और जनरली इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑफ द सरफेस ये एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका प्रोडक्ट भी एक स्केलर ही होगा। तो यहाँ एक दूसरी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं इसमें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कंडीशन आता है कि हम इसकी यूनिट को कैसे डिफाइन करें। तो इसकी यूनिट डिफाइन करने के लिए हम इसके फॉर्मूले पर जाएंगे और फॉर्मूले से इसकी यूनिट को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बेटा, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी डायमेंशनल वैल्यू कैसे निकालनी है और इसकी यूनिट भी हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ इसकी यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाता है एक नंबर में कभी कभी, जबकि हम जानते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व ही नहीं होती। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जैसे आपके पास फाई ई इक्वल है ई ए, ये अब यहाँ ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो जनरल समझ लीजिए, मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए का मतलब है एरिया, उस सरफेस का एरिया। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन पर कूलाम, और क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूँ तो इसकी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरे फॉर्म में अगर हम यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे फॉर्म में लिखें वोल्ट पर मीटर, और अब हम मल्टीप्लाई करें एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी यूनिट आएगी वोल्ट इनटू मीटर। तो ये हमारे सामने बहुत कंफ्यूजिंग वाली टर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होती है और दूसरा वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर बोर्ड में कैसे क्वेश्चन इस तरह का आपको कई बार पीछे आया हुआ है कि ये दोनों यूनिट किस क्वांटिटी की यूनिट होती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट पर वोल्ट मीटर, ये दोनों ही यूनिट किस क्वांटिटी की हैं। तो याद रखना ये किसकी होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होंगी। आगे आपके पास में एक टर्म बताई थी मैंने नेक्स्ट, चार्ज डेंसिटी। एक टर्म आपके पास है चार्ज डेंसिटी। अब एक्चुअल में चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी है। चार्ज डेंसिटी जनरली डिपेंड करती है कि हम किस तरह का सरफेस लेके चल रहे हैं या जिस सरफेस पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसका नेचर क्या है। तो इस बेस पर अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो देखो, चार्ज डेंसिटी आपकी 3 कैटेगरी की होती है, याद रखना। जनरली आपके पास कंडक्टर की जो फॉर्म है, शेप है, वो एक तो आपकी हो सकती है वो लीनियर, आप लीनियर शेप में हो। लीनियर शेप का मतलब आप समझ लीजिए कि 1D होगा। दूसरा होता है कि अगर उसकी शेप मान लीजिए सरफेस के साथ हो, सरफेस मतलब अगर वो एरिया में आए तो आप उसे कहते हैं 2D शेप, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा सरफेस जिसके लिए हम उसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक कंडीशन होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सके, यानी आप किसी ऐसे कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं जिनमें आप कैलकुलेट वॉल्यूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक थर्ड जो होगा आपका ये होगा वॉल्यूम, जिसे आप कहते हैं 3D शेप। अब मैं बड़ा सिंपल सा डिफरेंस बता रहा हूँ तीनों में क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में डिनोट करते हैं हम इसको लैम्डा से, एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहलाएगी, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, यानी किसी ऐसी वायर हो कोई जिसे आप चार्ज प्रोवाइड कराएं तो उसके पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अब आप अगर इसकी बात करें, इसमें आप इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में आपका जो सिंबल होगा वो होता है सिग्मा, और इसमें यही चार्ज अब आप किसी सरफेस एरिया को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस लैंग्वेज में आप इसे क्या बोलेंगे, द स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया,
तो इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, द स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो से। दिस इज द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसमें क्या है, द चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास तीन टाइप की डेंसिटीज हैं। ए लीनियर, अगर आपके पास चार्ज ऐसे कंडक्टर के लेंथ पर बेस्ड हो, अगर आपके पास कोई कंडक्टर की चार्ज सरफेस एरिया पर बेस्ड हो, अगर आपके पास कंडक्टर का चार्ज किसी ऐसे वॉल्यूम बेस्ड हो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, कूलाम पर मीटर। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ से यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ चार्ज क्या होगा, कूलाम पर मीटर की क्यूब। ठीक है बच्चों, अब तो बहुत समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक को मैं आगे की वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।